अल कादर के ऊपर जो अपडेट ये आई है कि मलिक रियाज, उनके जो साहबजादे हैं फराह गोगी और जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, तमाम लोगों के जो एसेट्स हैं वो फ्रीज करने का ऑर्डर दे दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मुझ पर शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हुसैन निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत मज़े। वाह सर, टेक्नोलॉजी के हवाले से खबर है और सियासी भी है। इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल आया, उस पर आपके सोलंकी साहब ने जो है वो उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये गलत मलत है। फिर एक अखबार के अंदर हमने आज ही खबर पढ़ी कि खान साहब का बयान आया जेल के अंदर। अडयाला में ज़ाहिर है केसेस जो है उनकी समाअत जारी है और अल कादर आई थिंक 190 मिलियन वाले पे भी आज या कल उनकी उसके ऊपर हेयरिंग थी। तो उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि यार वो असल में AI जनरेटेड था। मेरे जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए थे, बाकी AI से उन्होंने जनरेट किया है मजमून और वो फिर इकोनॉमिस्ट में शाया हो गया। और उसके बाद से ये मसले मसाइल सामने हैं जिसमें इलेक्शन को वो कहते हैं। वैसे उनके जो बयानात थे उस इंटरव्यू में वो खान साहब के बयान थे, मतलब जिस तरह वो हमेशा से उनका एक स्टाइल है तनकीद का, वही वाजे था उसके अंदर। लेकिन अगर तो AI बैठ के किसी के पॉइंट्स लेके पूरा मजमून लिख जाता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? नहीं सर, ये तो यकीनन लिख जाता है। मैं खुद लिख रहा हूँ। मैंने अभी काफ़ी प्रपोजल्स में हेल्प ली है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। सो इमरान खान साहब का ये बयान क्यों आया है? इमरान खान साहब का बयान इसलिए आया है क्योंकि सोलंकी साहब ने मुसीबत डाल दी थी कि जी वहाँ पर अगर कोई भी शख्स जेल के अंदर से कुछ लिखता है तो वो सुपरिटेंडेंट जेल का जब तक उसको वेट नहीं करता तो वो बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, तो ये तो इन्होंने लिखा ही नहीं, और अगर इन्होंने लिखा है तो ये तो बहुत वायलेशन हो गई है तो जेल कोड की। तो इस पे तो अब जाहिर है हम यहाँ तो इनको सज़ा को ही मिलनी चाहिए इमरान खान साहब को। या फिर जिस तरह से बात हो रही थी कि जी उनके किसी वकील को या किसी मिलने वाले को इमरान खान साहब ने डिक्टेट किया वो आर्टिकल, उसने वो लिखा और आगे जाके चला दिया। अब इस पे क्या हो सकता था कि जी वो कहते हैं कि अच्छा जी इमरान खान साहब की मुलाकातें ही बंद करवा दो। जिस पे फिर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने डिक्टेट नहीं करवाया, मैंने सिर्फ टॉकिंग पॉइंट्स दिए थे, आगे इन्होंने AI से लिखवा लिया। बात तो फिर वही है, AI से कोई भी चीज़ लिख के आए या कोई भी गाना आ जाए या कुछ भी, आपने जिसके नाम से आई है उससे ये पूछना है कि आप इसको ओन करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो अगर उसको वो ओन करते हैं तो ये उन्हीं के ख्याल आते हैं, और अगर ओन नहीं करते तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो वो तो उसको ओन कर रहे हैं तो बात खत्म हो गई, लिखा जिसने भी है। हाँ, आप देखें ना, ये एक और लेयर आ गई है सोर्सिंग के ऊपर कि जी ये आपने कुछ मजमून आया खुद लिखा है, AI जनरेटेड है। क्योंकि जाहिर है अगर आपके मेन पॉइंट्स लेके AI उसके साथ थोड़ी सी पैडिंग करेगा, थोड़ी सी एक चीज़ इधर डालेगा उधर डालेगा, उसको लंबा कर देगा। सो वो अब एक डिबेट है, हर जगह है कि जी उस चीज़ को आया हम कहें जी कि ये वही शख्स था या नहीं था। जाहिर है ये तो AI के ऊपर डिबेट ही है कि अगर वो खुदा ना खास्ता किसी दिन सेल्फ अवेयर हो जाए तो फिर तो वो डिबेट आप बहुत ब्रॉड कर सकते हैं ना जी कि ये AI जो है वो खुद से कुछ बातें उसके अंदर ले आए। लेकिन अभी अगर फिलहाल सिर्फ वो एक क्या कहना चाहिए, जीरो और वंस की बेसिस के ऊपर आपके बाकी चीज़ों को एक बेहतर अंदाज में लिख जाता है तो वो फिर बात ठीक है, आपकी बात के ओन कर रहा है अगला तो क्या मसला किसी को। सर अभी भी अपने पास से बहुत चीज़ें डालता है AI। हाँ, चैट GPT 3। चैट जीपीटी। लेकिन वो होता क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आप अग्री करते हो और कुछ चीज़ें आपकी नज़रिए के खिलाफ होती हैं, फिर आप उनको वहाँ से उसको कहते हो कि यहाँ से चेंज कर, तुमने कॉन्टेक्स्ट बदल दिया है। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस, या आई वॉन्ट यू टू ओनली करेक्ट द लैंग्वेज, आई डोंट वॉन्ट यू टू चेंज द कॉन्टेक्स्ट। आप उसको वो करते जाते हो, फिर वो इवेंचुअली चीज़ निकलती है, फिर भी आपको एडिट एंड में करना पड़ता है। सो वो तो एक एडिटिंग टूल है, वो एक राइटिंग टूल है। पब्लिश उसने तो नहीं किया, जिसने भी पब्लिश किया है उसने अप्रूव करके हाँ ये है चीज़, तो बस बात खत्म हो गई। हाँ ठीक है, चलें, अच्छा है। और बाकी ये तो देखें ना कि जो कोर्ट के अंदर से उनको, सॉरी जेल के अंदर लोगों को नाम मिलना, ये तो कोर्ट का ऑर्डर है कि इलेक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से खान साहब को उनके जो दीगर लोग हैं PTI के जाके मिल सकते हैं, अच्छी बात है। बाकी वो अल कादर के ऊपर जो अपडेट ये आई है कि मलिक रियाज, उनके जो साहबजादे हैं फराह गोगी और जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, तमाम लोगों के जो एसेट्स हैं वो फ्रीज करने का ऑर्डर दे दिया गया, तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो ये भी ठीक है। और अब मेरे ख्याल में अब दूसरे तरीके से खान साहब को जो प्रेशराइज बल्ले वाली बात है और बाकी बात है, आई थिंक अब केसेस के ऊपर भी ज़रा थोड़ा ज़्यादा स्पीडीनेस आपको नज़र आएगी। बस ये असल में जो मलिक साहब का है ना मामला, वो ज़रा ट्रिकी है। वो ट्रिकी इस वजह से है कि एक तो आपको पता है मेरे वैसे ही असूल है कि मैं मलिक साहब के खिलाफ बात नहीं करता। दूसरा ये है कि मलिक साहब के जो पर्सनल एसेट्स हैं वही फ्रीज हों, ये ना हो कि जो प्लॉट
उन्होंने दूसरों को देने का वादा किया, वो फ्रीज हो रहे हैं। हाँ नहीं, वैसे तो देखिए ना, मलिक साहब को कुछ फ्रीज नहीं होता। ये मेरे, ये तो अभी खबर है ना, तो खबर तो दे दी हमने। मलिक साहब वोडका की तरह फ्रीज नहीं होते। वाह, फ्रीज नहीं होते, क्या बात है। अच्छा आगे चलते हैं। LDA 1 अरब 80 करोड़ बजट उनको दिया गया है बतौर लोन, उसका फैसला हो गया। सो ठीक है, ये तो हमने कल भी बात की थी कि ये जो केयर टेकर हमारी गवर्नमेंट है, इसने मेरे ख्याल में 3 ट्रिलियन रुपीस का लोन लिया है, तो ये लोन का सिलसिला चल रहा है। हाँ जी, और ये सिर्फ एक पुल ऐसा है जिसकी लागत में 1 अरब रुपए का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से ये लोन देना पड़ा। अब इसमें जाहिर है वो वाली बात भी है कि DHA जो कि इटसेल्फ एक अथॉरिटी है, उसने भी जो अपने सुना है कि पुल शुल बनवाए हैं वो LDA से बनवाए हैं। सो इस तरह की भी बातें हो रही हैं। सो जब LDA जो है अपनी जुरिस्डिक्शन से निकल के भी काम कर रहा होगा तो फिर बजट तो कम होने हैं, डिप्लीट होने हैं। सो एक ये है चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये हम परसों भी बात कर रहे थे कि जितने लोन्स इन्होंने ले लिए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट ने, ये अभी जो भी हुकूमत आनी है इनको मज़े आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जो आपने वो बात की ना DHA वाली, उस पर थोड़ी मेरे किसी से बात हुई तो समझाया मुझे ये है क्या। ये बेसिकली आप बात कर रही हैं जो फेज़ 5 को कनेक्ट करता है फेज़ 6 वाला अंडरपास, जो इन्होंने 70 दिन में कंप्लीट किया। वो इतना सा कोना LDA अच्छा, इसमें इशू ये था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये DHA वालों की ज़रूरत है, LDA की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये लिंक कर रहा है एक DHA के इलाके को दूसरे DHA के इलाके से, और उसके ऊपर बेदियां रोड और लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो भट्टा चौक वाला एरिया सारा आ जाता है। तो फटा ये था कि DHA ने ये पैसे जो थे आज से कुछ साल पहले लेके बजट मुख्तस करके उन्होंने कहा जी हमने अपने पैसे रख लिए हैं, आप अपना हिस्सा जो इसमें ले हैं। सो उसमें जब मेरे ये केयर टेकर सेटअप आया है पंजाब के अंदर, तो इसके ऊपर फिर आपको पता कितनी तेजी हुई, तो उन्होंने कहा जी हम अपना बजट भी ले आते हैं। सो ये एक बेसिकली जॉइंट प्रोजेक्ट था जिसके अंदर टीम LDA की भी थी लेकिन टीम DHA की भी थी, जो एक ही टीम है जो DHA के सारे प्रोजेक्ट्स करती है, वो भी इसने उसके अंदर काम किया और LDA ने भी काम किया, और ये 70 दिन में ये पुल कंप्लीट हुआ था। सो इट वाज अ JV सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि इसका भी चेक करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि चेक करने की ज़रूरत है कि ये जो कैवलरी वाले में भी जो सारा कुछ हुआ है, क्योंकि वो भी कैंट बोर्ड के अंडर आता है। सो कैंट बोर्ड और LDA का आपस में क्या रिलेशनशिप है ये भी देखना पड़ेगा, बट वो मेरे ख्याल में पूरा LDA नहीं किया है, मेरा अपना ख्याल है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, इसके अंदर हम चेक कर लेंगे। वैसे उस पुल की मैं आपको एक बात बता दूं, कामयाब नहीं है मुकम्मल तौर पे। इस टाइम मतलब जो दोपहर के टाइम तो बेहतरीन है, कोई इशू नहीं है उसका। आप जाएँ, आपको मतलब DHA टू गुलबर्ग सेंटर पॉइंट आपको मेरे ख्याल में कुछ 12:30 पुल और अंडरपास क्रॉस करने के बाद लगते हैं आपको 6-7 मिनट ही हैं, वो तो बड़ी अच्छी बात है। रश आवर पे मसला ये उसकी एक बॉटलनेक क्रिएट हो गई, वो बड़ी गंदी बॉटलनेक है। एक तरफ ट्रैफिक आ रही है जो कैवलरी के पुल से आ रही, कैवलरी से होते हुए उस पुल से उतर रही है, एक तरफ से ट्रैफिक आ रही है जो कैंट से आ रही है, DHA की तरफ जा रही है। जब ये दोनों जाती हैं, कन्वर्ज करती हैं, और जो DHA एंटर करनी होती है गाड़ियाँ, वहाँ पिछले बहुत दिनों से लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि लंबी लंबी लाइन होती है वहाँ पे। और जो इसकी कोशिश थी ये वाली चीज़, मेरे ख्याल में उन्होंने तो बहुत चौड़ी सड़क बनाई है, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे जो ड्राइविंग है और यहाँ पे जो लोग हैं उनको रास्ते का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बस कोशिश हर बंदे की जब हो कि जल्द से जल्द वो पहुँच जाए, तो फिर वैसे ही मामला स्लो डाउन हो जाता है। बिल्कुल है ये मुस्बत। हाँ, उसकी वजह ये है कि हम तो पहले बताते थे 20-25 अरब खर्च करने से पहले कि जी आपको इन्वेस्ट फाइनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही करना पड़ेगा। सड़कें जितनी मर्जी खुली करके देख लो, कोई फायदा नहीं। चलो कोई बात नहीं, 20-25 रोड गया अरब, कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर आ जाएंगे। तो अब अगर इस नतीजे पे पहुंच जाए तो है मुस्बत। हाँ मुस्बत है। चले देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देखें। आपने ये भी सुना होगा कि हमने बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसेस जो है पंजाब गवर्नमेंट ने मंगवाने का फैसला कर लिया है, तो ये भी ठीक है। अब वो सिंध वाला हाल ना जो कराची में हुआ था कि वो बसें आई, वो पड़ी रही, मट्टी खा रही हैं, चला नहीं पाए वो। बट आई थिंक पंजाब विल बी बेटर उस चीज़ के अंदर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे थे, ऑडियंस की हद तक मैं बता दूं कि अब हम मुस्बत शो के अंदर और एक सेगमेंट, तो मैं नहीं कहूँगा सेगमेंट तो हम करते नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे जो ऐसी फिल्म हो जो अली और मैंने हम दोनों ने डिस्कस भी की और देखी हो,
तो उसका हम कोई रिव्यू तो नहीं हम कहेंगे, हम कौन होते हैं रिव्यू करने वाले, बट उसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे ताकि अब उस आपने भी देखनी हो देख लें। तो हम दोनों ने जो सॉरी बिल्कुल, मैं इसमें ये कहता था कि और हम एक जो बहुत बड़ी पब्लिक सर्विस करेंगे हाँ। वो ये है कि हम आपको वक्तन फवक्तन ये बताते रहेंगे कि आपने क्या नहीं देखना। नहीं देखना, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ी पब्लिक सर्विस है। और उसकी वजह ये कि हम कौन होते हैं कहने ये क्योंकि हम देखते रहते हैं, हम हर चीज़ देखते हैं बिटवीन अस। तो ये फिल्म है 12th फेल, इंडियन फिल्म है और आईपीएस अफसर बनने की एक ट्रू स्टोरी है। मनोज उनका नाम है और उनकी पूरी स्ट्रगल है। और फिल्म मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ उसकी जो एंटरटेनमेंट वैल्यू से लेके उसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है, वो दोनों चीज़ें जो थी बेहतरीन थी, स्क्रिप्ट भी अच्छी थी, डायलॉग शायलॉग बेहतरीन। असल में जो मुझे लगा कि उसकी जो अपील है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है वो है उसकी कहानी, जो कि एक ऐसे शख्स की है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो अदरवाइज कोई फिल्म मेकिंग में ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी उन्होंने कुछ जिद्दत ले आए हों, कोई नई चीज़, बड़ी एक वो लीनियर सी कहानी है। हाँ जी। तो वो बट इट्स क्या कहते हैं, टेस्टफुली डन। टेस्टफुली डन। और उसमें मुझे ज़ाहिर है वो विधु विनोद चोपड़ा है, वो इस तरह की फिल्म तो उसको आती है बनानी। बिल्कुल। और उसमें ये भी है कि उसके कुछ सीन्स जो हैं, जैसे उसका जो बिल्कुल शुरू वाला सीन है वो तो मुझे एग्जैक्टली याद है, और फिर भी आगे भी कुछ सीन्स हैं जो कि वन शॉट, एक वन टेक बड़ा लंबा उसने लिए हैं। और मुझे तो वो पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो शॉट ड्रोन से लिए हुए हैं, मतलब हालांकि बड़े हाई लेवल शॉट हैं, इसी तरह लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो जिब जो है ना वहाँ पे लगाना, शायद वैसे जिब भी लग सकती है, लेकिन गाँव वाला सीन है ना, गाँव वाला बैठा होता है और वो सीन बिल्कुल। तो वो जिब भी हो सकती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद उसने ड्रोन से ही कर लिया। बहरहाल ये कोई अगर जानता है तो बताए कि उसने क्या किया है। और अब इससे आप ये देखें कि इंडियन सिनेमा एज अ होल अब कितनी ज़्यादा फिल्में जो हैं उसमें कितनी एक्सपेंशन ला रहा है कि एक तो उनकी वही टेंट पोल पिक्चर, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, बड़ा बजट, बड़ा एक्शन, मोस्टली पेट्रियाटिक टोन्स के बेसिस पे वो फिल्में बना देते हैं, जवान, पठान, टाइगर। लेकिन एक साथ एक और लेयर जो क्रिएट हुई है वो उनकी इंडी फिल्म्स की क्रिएट हुई है, जिसके अंदर वो इस किस्म की स्टोरीज हाईलाइट करते हैं। और कोई ऐसी बात भी नहीं कि ये फिल्में बिजनेस नहीं करती, ये बिजनेस अच्छा करती हैं। बिजनेस हमेशा होता है इन कंपैरिजन जी। सो जितना बजट, अब टाइगर ने 288 करोड़ कमाए हैं टाइगर 3 ने, लेकिन वो फ्लॉप है क्योंकि उसकी कॉस्ट 300 करोड़ थी। इसने 12वीं फेल ने 70 करोड़ कमाए हैं, लेकिन ये सक्सेस है क्योंकि इसकी कॉस्ट 12 करोड़ एग्जैक्टली। सो अच्छा, फिर ये है कि ये जो अभी ये तो अभी एक्शन फिल्म्स का एकदम से रिवाज दोबारा आया है और हाई बजट फिल्म्स का। इससे पहले तो आपको याद है बड़ा बुरा टाइम लव स्टोरी कहते थे कि जी बुरा टाइम चल रहा है, बॉलीवुड पे फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, और उसमें जो है लो बजट फिल्में ही बन रही थी। और अगेन लो बजट हाई बजट का मसला ये है कि बेसिकली इनको लगा बहुत अरसा पहले कि जी मुंबई हमने एग्जॉस्ट कर दिया, सो अब चलो छोटे टाउन्स में, वहाँ की कहानियाँ, 2 घर, एक स्कूल, बस उसके अंदर आपने वो पूरा, सो जबरदस्त है कहानी, तो कहानी है। और कहानी बिल्कुल। और देखिए ना, फिल्म्स का भी एक इंडस्ट्री की आप बात करें तो हॉलीवुड तो है ही है और बाकी बहुत इंडस्ट्री है, लेकिन बॉलीवुड इन इटसेल्फ जो है बहुत एक बड़ी इंडस्ट्री है। और उसके अंदर हमने देखा 80s 90s के अंदर वही लव स्टोरी गाने ये करके तो मुझे तो बहुत खुशी हुई देख के। और ये तो देखिए फिल्म की हद तक बात हो रही है, उनके जो अगर आप शोज देखें, जो उनकी सीरीज है, उनके ड्रामे जो आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल डिफरेंट, टोटली एक बिल्कुल ही डिफरेंट टेंजेंट पे बात हो रही है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट टेंजेंट पे बात हो रही है, लेकिन उनका मेल इस किस्म का है कि ऑडियंस दोनों की है। बिल्कुल, वो जो है 80s में एक्शन अगर आ भी गया तो फिर भी वहाँ पे वही बात है कि वहाँ पे यश चोपड़ा था जो कि फ्लॉप भी कर रहा था, लेकिन लव स्टोरीज बनाई जा रहा था। अब वही बात है ना कि आप जब 1000 2000 3000 साल की फिल्म आएगी ना, तो फिर हर तरह की चीज़ आ जाएगी। सो इंडस्ट्री का मतलब ये है कि उसमें बेतहाशा काम हो रहा है, और जब काम होगा तो अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, हर तरह का होगा। पॉइंट ये है कि काम होना चाहिए, अनलाइक यहाँ पे जो यहाँ की फिल्में जो हैं वो मेरे ख्याल में साल की 5-6 आती हैं। मुझे बाय द वे वो खो गए हम कहाँ जो है ना, वो इससे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। अच्छा। क्योंकि वो थी तो वो भी लीनियर सी कहानी, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो लेयर्ड ज़्यादा थी। लेयर्ड ज़्यादा थी, उसके अंदर हर किस्म की अंडरटोन थी। उसके अंदर इस वक्त का जो एक मेरे ख्याल में हर मुल्क का ग्लोबल क्राइसिस जो है उसको उन्होंने टैकल किया। उसके अंदर मैसेज बहुत अच्छा था, एक्टिंग बहुत अच्छी थी। असल में आप ये देखें कि उनकी जो खेप आ रही है एक्टर्स की, निचली वाली, फ्यूचर ब्राइट है।
वो बहुत फ्यूचर ब्राइट है। जो मुझे सबसे ज़्यादा एक वो फिल्म देख के एहसास हुआ कि मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ और बात ख़त्म हो गई और अब मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता कि यंग अवाम उसके साथ जुड़ सके, लेकिन वन ऑफ द राइटर्स जो खो गए हम कहाँ की है, वो जोया अख्तर है। वो हमारे से बड़ी हमारे से उम्र बड़ी में। है, बिल्कुल। तो वो अगर कर रही है तो हम भी करेंगे। सर बात पता है क्या, जो मैं कहता रहता हूँ, पल्स। सर पल्स पे जब हो ना आपका, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तज्जिया भी कर सकते हैं। और वैसे तो खैर जाहिर है, जब तक अल्लाह ज़िंदगी दे, गुलजार साहब जिंदा हैं और जावेद अख्तर जिंदा हैं, तो वही वाली बात है कि 80-80 साल के हैं, उनसे ज़्यादा पल्स पे हाथ किस खात, बिल्कुल ऐसी बात है। चलें, ये हमारा फिल्म्स के हद तक रहा और बाकी भी हद तो मुस्बत ही है। देखिए, इसमें कहानी मुस्बत नहीं है, मुस्बत ये कि हम ये बता रहे हैं लोगों को, इससे भी ज्यादा मुस्बत बात। हाँ, क्यों? अच्छा, इस पे जो वाहिद एतराज आया है ना फिल्म पे, 12वीं फेल पे, मतलब वो किसी ने ये तो नहीं कहा कि यार बहुत ही बुरी फिल्म है, मतलब सबने कहा, किसी को बहुत अच्छी लगी, किसी को मुनासिब लगी। जो वाहिद एतराज आया वो ये आया कि जी वो आप फिर से वो प्रमोट कर रहे हैं कल्चर के, बेसिकली वो आईपीएस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो कॉलोनियल एक सिस्टम है जिसको आप जो है वो इंडोर्स कर रहे हैं। अब मसला फिर वो ये कि या तो उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, उसकी जगह एक नया सिस्टम ले आया जाए। जब तक वो सिस्टम रहेगा तब तक तो फिर उसके अंदर सक्सेस स्टोरीज भी रहेंगी, फेलियर्स भी रहेंगे। ये बिल्कुल ऐसी है कि क्रिकेट भी है तो कॉलोनियल स्पोर्ट। तो बाकी ये है कि अब उसके अंदर मतलब अब क्या हम करें कि बाबर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनेगी, बिल्कुल बन जाएगी, बाबर के ऊपर फिल्म भी बन सकती है। और आई थिंक इस फिल्म का तो सिर्फ मैसेज ये था कि मेहनत तो है ही, मैसेज है कि ऑनेस्टी इसका था कि मैं शुरू में जो पुलिस अफसर आता है उससे देखते हुए कि मैं भी ईमानदार बनूंगा अपने बाप को देख के, तो वो सारा चले अच्छा है। मूवी अच्छी थी। हाँ, मूवी अच्छा, मूवी का कह रहे हैं कि लोग देखें। मूवी का मैसेज बुरा भी हो तो आपको मूवी पसंद आ सकती है। हाँ, मूवी तो मूवी होती है, तो वो अगर आपको एंगेज कर ले। बेसिकली मेरा टेस्ट ये है कि अच्छा, फिल्म का ना एक अपना रिदम होता है, ठीक है। मतलब आप ये देखेंगे कि फिल्म ऐसे नहीं होती कि कोई सीन छोटा और कोई सीन बड़ा। ये मतलब स्क्रिप्ट राइटर से लेके डायरेक्टर से लेके एडिटर तक इस बात को इंश्योर करते हैं कि सीन्स ना आपस में मुताबिकत रखें, एक टेम्पो बनाएं। बेसिकली जब आप फिल्म देखना शुरू करते हो ना, तो थोड़ी देर बाद आपकी हार्ट बीट सिंक कर जाती है उसके साथ। तो जब वो कर गई है ना, तो फिल्म कामयाब हो गई है, उसका मैसेज जो भी था, कहानी जो भी थी। और अगर वो नहीं कर पाई तो कभी नहीं करेगी। बेस्ट, वाह सर, इसी पॉइंट पे लेते हैं इजाजत। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।